हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का एक और बहुत ही पावरफुल इंटरव्यू में। इस इंटरव्यू में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कर देना। फिर ये मत बोलना दोस्त कि मेरा कुछ न कुछ मिस हो गया है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे बहुत ही पावरफुल स्टूडेंट रहे हैं ये, और आज मजा आ जाएगा इस इंटरव्यू में। तो डियर, पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए प्लीज। सर, मेरा नाम दिलीप कुमार है। मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 2019 में पास आउट हुआ हूँ मैं। तो थोड़ा सा अभी अपनी लाइफ जर्नी के बारे में हम बात करें तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। कैसे रही पहली जॉब, कैसे मिली, क्या रहा, फिर वहां पर क्या स्ट्रगल हुए जिसके लिए आपने फिर स्किल्ड हिंदुस्तान ज्वाइन किया और आज एक अच्छी पोजीशन पर आप काम कर रहे हो। सर, मैं कॉलेज पास आउट होने के बाद 2019 में पास आउट हुआ हूँ। बीटेक मैंने पास आउट किया है। तो मैं जो कॉलेज से तो मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो मैंने खुद से ही नेट पे सर्च करके, ऑनलाइन जॉब सर्च करके मैंने सर्च किया, तो मुझे जॉब मिली गुजरात में, अहमदाबाद में। वहाँ पे मैं एमएसटी में था, एमएसटी पोस्ट पर। वहाँ पे मैंने 1.5 साल जॉब की है। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुझे कंपनी छोड़नी पड़ी, यानी किसी कारणवश। जी जी। तो फिर उसके बाद मेरा गैप हो गया, यानी मैंने 1.5 साल वहाँ काम किया। उसके बाद दो ढाई साल का मेरा गैप रहा। फिर उसके बाद मैंने स्किल हिंदुस्तान यूट्यूब वीडियो देख रहा था एक दिन, तो स्किल हिंदुस्तान का वीडियो मुझे दिख गया। तो मैं 2 साल से फॉलो कर रहा था कि जाना है जाना है। यानी कि एक होता है ना कि सर, यूट्यूब पे तो काफ़ी वीडियोज पड़ी होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ट्रस्ट होता है ना। अब फिर उसके बाद जब वीडियोज मैंने देखे स्किल हिंदुस्तान के, तो काफ़ी चीज़ें मुझे जो चीज़ नहीं पता थी उन चीज़ों के बारे में पता चला। बेसिक भी जानकारी थी थोड़ी बहुत किसी भी चीज़ की, इलेक्ट्रिकल जितने भी इक्विपमेंट हैं हमारे। और जैसे मैं वीडियो देखता था स्किल हिंदुस्तान की, तो उसमें मुझे मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते चले गए। तो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जाना चाहिए स्किल हिंदुस्तान में, वहाँ से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो मैंने स्किल हिंदुस्तान अभी ज्वाइन किया 1 महीने पहले ही। आज मेरी जॉब लग चुकी है। ओके, किस पोजीशन पे हैं आप? मैं टेक्निकल सुपरवाइजर की पोजीशन पे हूँ अभी इस समय। चलो, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। और बहुत सारे बच्चे कुछ बहुत सारी चीज़ें जानना चाह रहे हैं जिसके बारे हम अभी इंटरव्यू में भी बात करेंगे कि आपका इंटरव्यू में कितने क्वेश्चन पूछे गए, क्या रहा, कैसे रहा। वो थोड़ा सा लोगों एक लालायित होते हैं कि यार क्या रहा, कैसे रहा। देखिए सर, इंटरव्यू में तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे। जितना मैं मिनिमम क्वेश्चन बता सकता हूँ, कम से कम 50 क्वेश्चन तो मुझसे पूछे। ओके। हाँ, 50 क्वेश्चन पूछे हैं। उसमें से कितना आंसर दे पाए आप? 50 में से ये मान लीजिए कि 45-46 के मैंने आंसर दिए वहाँ पे। यानी 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मैं नहीं बता पाया, बताया भी तो डीपली थोड़ा सा नहीं बता पाया इंटरव्यू में। बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि पहले आपने 1.5 साल जॉब की थी। हाँ वहां पर तो वहां लोग सिखाते कितना है? सर, वहाँ पे सबसे पहले तो कहीं भी जॉब करेंगे तो वहाँ कोई सिखाने वाला नहीं होता है, अपने ही दम पर सारी चीज़ें करनी होती है वहाँ। अगर कोई अच्छा बंदा मिल गया तो वो सिखाने वाला होता है, और नहीं तो 100 में से 95% तो सिखाने वाले नहीं होते हैं। 5% ही ऐसे होते हैं जो जहाँ पे कोई बंदा ऐसा मिल जाए कि वो सिखाए आपको, तो भी वो पूरा नहीं सिखाएगा। उसको भी डर रहता है कि मैं उसको सिखा दूंगा तो ये मेरी जगह ले लेगा। सीधा सा है सर, आजकल कोई सिखाना नहीं चाहता। मैं क्या कहूँगा, मैं आपको ये बोलूँगा, प्लीज़ आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने टीम में लोग हैं उनको बहुत सिखाना, उनकी ट्रेनिंग देनी है। और एक चीज़ मैं कहूँगा, देखो दोस्त, लक्ष्मी जो होती है ना वो देने से कम होती है, बट जो सरस्वती होती है ना, जितनी बांटी जाती है उतनी बढ़ती है। तो ये सरस्वती है दोस्त, जितनी हम बांटेंगे ना उतनी बढ़ेगी। बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, और अभी सरस्वती को बांटना चालू करने वाले हैं। इनके साथ जो इंटरव्यू करेंगे उसमें उसको बांटने वाले हैं। एक किसी की ना, देखो, लाइफ जर्नी समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि भाई क्या हुआ, कैसे रहा। क्योंकि बहुत सारे वो लोग भी देख रहे हैं जो भी पास करने वाले हैं, पास होने वाले हैं। उनको भी पता लगना चाहिए कि भाई सही रास्ता क्या है। आपको 5.5-6 साल हो गए हैं अपना बीटेक कंप्लीट किए हुए।
तो अगर आपको एक सही गाइडेंस होती तो मेरे ख्याल कम से कम ना आप मिनिमम 50,000 से लेकर 80,000 रुपए की जॉब आप कर रहे होते। जी सर जी बिल्कुल। बट क्या होता है कि हमें राइट गाइडेंस नहीं होता है, हम छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचता है। देखो दोस्त, नॉलेज है ना, नॉलेज पे और अपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। जी सर। वो हम अपने ऊपर कर रहे हैं। बट बहुत सारे लोग अभी कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं अरे जॉब के लिए पैसा लगेगा, ट्रेनिंग के लिए पैसा लगेगा। दोस्त, अगर हमें कुछ सीखने के लिए पैसा लग रहा है मतलब वो लाइफ हमारी बदल जाएगी। तो कितना क्या कुछ सीखने को मिला आपको इधर। अगर मैं कहूँ कि भी जैसे मैं इंटरव्यू लेता हूँ, आपको मैं रेटिंग दूंगा इंटरव्यू के बाद में, तो आपकी क्लासेस कुछ बची भी हैं जो जी। होंगी, तो अभी तक आप स्किल्ड हिंदुस्तान को कितना रेटिंग दोगे 10 में से? सर मैं जो रेटिंग दूंगा 10 में से मैं 10 ही रेटिंग दूंगा पूरी पूरी, क्योंकि मुझे जितनी पहले नॉलेज थी, यानी जितना बेसिक जानता था मैं, अब मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं यहाँ पर आने के बाद। जी। तो थैंक यू सबसे पहले कि भैया आपने एक स्किल्ड हिंदुस्तान की, आप एक फैमिली के सदस्य हैं, और जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा यहाँ से। और अगली पोजीशन के लिए कितना कुछ क्या रखा है, कितने दिन में आपको एक इंजीनियर बनना है, क्या रखा है आपने उसके लिए? सर मेरा टारगेट है कि मैं विद इन 3 मंथ मेरा टारगेट है, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। देखो, टारगेट बनाना बहुत जरूरी है, और जो लोग देख रहे हैं दोस्त उनको ही मैं बोलूंगा कि कुछ ना कुछ टारगेट हमारा जरूर होना चाहिए। बिना टारगेट क्या है ना दोस्त, अंधकार जैसा है, कुछ लाइट जब तक नहीं दिखेगी यार वहां जाना है, ठीक है? तो बहुत जरूरी है। अब हम थोड़ा सा टेक्निकली अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको किन किन चीजों के बारे में नॉलेज है, आप कहां पर अपने को वीक बोलेंगे, कहां स्ट्रांग बोलेंगे? सर मेरे जो स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट हैं उसमें हमारा जितना ये एलटी पैनल हो गया, एसटी पैनल हो गया, ट्रांसफार्मर हो गए, डीजी हो गया, इन सभी में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। बिल्कुल जी। जैसे कुछ क्लासेज आपकी बची भी हाँ, हैं, बची जैसे हैं। HVAC बचा है आपका, वो जो चीजें बची हुई हैं उसके बाद उसमें भी अपने आप को स्ट्रांग बोलने लग जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों पे अभी बात करूंगा, और उससे पहले कुछ चीज़ें हैं इधर, कुछ बेसिक इक्विपमेंट हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते हैं। जी। जैसे ये एक है, ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में पूरा बताइए, इसका क्या कुछ ये है? सर हमारी MCCB है, जिसका फुल फॉर्म होता है मोल्डेड कैश सर्किट ब्रेकर। ठीक है सर, इसमें 2 कॉइल होती हैं, एक शंट कॉइल होती है, एक क्लोजिंग कॉइल होती है। इसमें जो है हम इसको रिमोटली भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें क्लोजिंग, ये वाला जो है ना मॉडल, इसमें क्लोजिंग नहीं है। जो क्लोजिंग वाला होता है ना, उसमें एक मोटर लगी रहती है, इसके साथ में मोटर लगी रहती है। इसमें एक शंट और एक यूवी हमारी दी गई है। जी जी। कितने एम्पेयर का ब्रेकर है ये? ये सर हमारा है ये 200 एम्पियर का है सर। 200 एम्पियर का। एक दो नीचे घड़ियां सी दी हुई हैं, ये क्या चीज है इसके अंदर? सर इसमें जो हमारे जो 9 पॉइंट हैं, यानी कि सेटिंग पॉइंट बोलते हैं इसे, ये IR है, यानी कि हमारा ये लोड, यानी कि ओवरलोड कंडीशन में इसमें ये टाइम इसको सेट कर सकते हैं हम। ओवरलोड कंडीशन यानी कि इतने पे हम सेट करेंगे, यानी जितने पे सेट कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है हमारा 0.8 से 0.8 से 1 तक। तो इसके बीच में जहाँ पर भी हम सेट करेंगे तो उतने जब करंट फ्लो होगा इसमें, तो ये उतने ब्रेकर का ही उतने एम्पियर का ही बन जाएगा ये। हाँ, ये उतने एम्पियर का बन जाएगा जी। और एक और है हमारा, ये है IM, क्या लिखा है इसमें, दूसरा दिखने सही से। मैं एक चीज करता हूँ इसमें ना, ये अभी क्या हो गया इसमें? सर ये हमारी जो है ये ट्रिप पोजीशन पे है हमारी। ट्रिप पोजीशन पे है। अब इसको ऑन करना है। इसको ऑन करने के लिए पहले हम इसको ऑफ करेंगे। ओके। पहले ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद ऑन करेंगे। बिल्कुल जी।
देखो बहुत बार क्या होता है ना, मैं इसको दोबारा से ट्रिप कर देता हूँ यहाँ पर। बहुत बार क्या होता है ना, लोगों को पता ही नहीं होता, इसको कह रहे हैं अरे भाई ये तो खराब हो गया है, इसका स्विच खराब हो गया है, ये ऑन ही नहीं हो रहा है। तो वो एक कंफ्यूजन होता है, तो इसको पहले ऑफ करना होता है, फिर हमारा ऑन करना होता है। ठीक है, इसके अंदर ये एक चीज है, ये क्या चीज है? ये सर हमारी ग्लास रिले है, ये 8 पिन की रिले होती है हमारी। इसमें भी कॉयल होती है, कॉयल से ये ऑपरेट होती है, यानी कि NONC इसमें भी रहता है। बिल्कुल जी ठीक है। तो जो उधर है भैया, ये क्या चीज है, कुछ देख के बताओ भाई। वीडियो को पॉज कर लेना है और ये देख के बताना है क्या चीज है, कमेंट करना है। आप बताओ ये क्या चीज है? ये सर हमारी MPCB है, यानी कि MPCB यानी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये मोटर के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं हम इसको। इसको कंट्रोलिंग में लगाते हैं कि पावर में लगाते हैं? इसको हम कंट्रोलिंग में भी कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं, T1 T2 हाँ, इसको हम पावर में लगाते हैं, पावर में यूज कर सकते हैं। तो कितने एम्पियर का है ये हमारा ये हमारा सर 46.3। देखो इसके ऊपर क्या है हमारी, ये एक क्या लगा हुआ है, ये देखो इसकी सेटिंग है ना। हाँ, ये कितने एम्पियर से है? 4 एम्पियर से 6.3 एम्पियर तक हम इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारी जो MPCB है 4 से लेके 6.3 एम्पियर तक इसको यूज कर सकते हैं। एक मेरी 15 HP की मोटर है जी, 15 HP की मेरी मोटर है। मुझे उसमें स्टार्टर बताने कौन सा लगाना चाहिए, तो कौन सा स्टार्टर लगाना चाहिए उसके अंदर? सर 15 HP की मोटर है, उस डिपेंड करता है कि हमारी जो मोटर है उसको हम कंटिन्यूसली चलाते हैं कि बार बार बंद, यानी चालू और बंद करना पड़ता है। अगर हम बार बार चालू बंद कर रहे हैं किसी भी मोटर को, तो उसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करेंगे हम। और अगर हम एक बार मोटर को ऑन करने के बाद, यानी कि आज जैसे ऑन की तो 2-3 दिन तक चल रही है या 1-2 दिन तक चल रही है, यानी कंटिन्यूसली चलाना है, तो उसमें DOL स्टार्टर का यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करता है कि हाँ 15 HP की मोटर है, यानी 15 HP हो, 10 HP हो, 7.5 HP हो, ये डिपेंड करेगा कि आप कब तक इसको चलाना चाहते हैं। हाँ, और जैसे 7.5 HP की मोटर है, उसमें DOL स्टार्टर का भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दोनों स्टार्टर में क्या डिफरेंस होता है? सर जो DOL स्टार्टर होता है हमारा, इसको हम मोटर को डायरेक्ट चालू और बंद कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। और जो स्टार डेल्टा होता है स्टार्टर, उसमें क्या होता है, जो सबसे पहले हम स्टार कनेक्शन देते हैं मोटर को, जिससे कि मोटर की जो 3 वाइंडिंग्स होती हैं, तीनों वाइंडिंग्स में जो स्टार का कनेक्शन देंगे, उसमें एक फेज और न्यूट्रल, यानी 220 वोल्ट हर एक वाइंडिंग्स को देंगे। क्योंकि मोटर जब स्टार्ट होती है तो उसका हाई स्टार्टिंग करंट रहता है, जिससे कि जो मोटर की वाइंडिंग्स हैं वो जल सकती हैं, यानी डैमेज हो सकती है मोटर। इसलिए हम पहले स्टार में मोटर को चलाएंगे, फिर उसके बाद उसमें टाइमर लगा देंगे, टाइम सेट कर देते हैं हम 5 मिनट 5 सेकेंड 10 सेकेंड। उसके बाद वो मोटर हमारी स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि फुल अपने मोटर की जो स्पीड होती है, रेटेड RPM जो होता है, वो हमारा जब 70 से 80% अपना रोटेशन में आ जाती है, तो टाइम सेट होता है टाइमर से 10 सेकेंड। उसके बाद हमारा डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि फुल RPM में हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाती है। इसलिए हम स्टार डेल्टा का यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि स्टार डेल्टा में अगर नहीं चलाएंगे मोटर को, तो मोटर की वाइंडिंग्स हमारी ख़राब हो सकती है, क्योंकि मोटर का स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होता है। और भी कोई रीजन होता है इसका, इसके अलावा? सर इसके बारे में और तो देखो क्या होता है कि यहाँ पर हम सीखने और सिखाने के लिए बैठे हुए हैं सब लोगों को। देखो जो हमारी कोई भी मोटर होती है, अगर मैं उसको कम वोल्टेज दे रहा हूँ तो वो कितनी स्पीड, कम RPM में घूमेगी। हाँ, कम RPM में घूमेगी। तो उसके साथ देखो, मोटर को तो खाली तो घुमा नहीं रहे हैं, चाहे मोटर के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ न कुछ जुड़ा हो सकता है। तो अगर हम उसको एक साथ में फुल वोल्टेज देंगे, मतलब एक साथ में हम उसको DOL की तरह चलाते हैं कि
तो उस कंडीशन में वो क्या करेगी, फुल स्पीड से भी घूमना चालू करेगी। तो उसके साथ फाउंडेशन जो जुड़ा होगा उसको हिला सकती है, उसके साथ में जो चीजें जुड़ी होंगी, जैसे हम कहीं किसी के चक्के की है, एक पटा या बेल्ट बोलते हैं जिसके साथ जुड़ी रहती है, तो उसको तोड़ सकती है उसको। तो इस तरह करके भी सिस्टम को डैमेज कर सकती है, तो वो भी हमें एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। ये क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ये हमारा सर कॉन्टेक्टर है। कितने एम्पेयर का कॉन्टेक्टर है? ये सर हमारा 20 एम्पियर का है। 20 एम्पेयर का है। 20 एम्पियर का है सर। एक वो होता है एमसीसी पैनल होता है, क्या होता है वो? सर जो एमसीसी पैनल होता है वो मोटर कंट्रोल सेंटर होता है हमारी। वहाँ से मोटर, जितनी भी मोटर्स लगी होती हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं वहाँ से। उसके लिए एमसीसी पैनल का यूज़ करते हैं। क्या बेनिफिट होता है एमसीसी पैनल लगाने से? सर जितनी भी हमारी, जैसे हमारा HVAC ले लेते हैं, HVAC प्लांट है, यानी चिलर वगैरह लगे हुए हैं, तो वहाँ पे हमारी कई सारी पंपों का यूज किया जाता है, तो उसमें मोटर भी लगी होती हैं। तो कई सारी मोटरों को एक साथ, यानी सिस्टम पूरा लगा हुआ है, तो उसको हम एक जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए अलग से पैनल बना देते हैं। ओके जी। एक मेरी मोटर है, सपोज यहीं पर एक मेरा एक स्टार्टर लगा हुआ है, मुझे उसको 2 जगह से ऑपरेट करना है, तो ऑपरेट करा सकते हैं उसको? 2 जगह से? हाँ जी जी, करा सकते हैं तो उसको। उसके लिए क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ेगी? सर उसके लिए हमारा TNC स्विच होता है, हमारा ट्रिप न्यूट्रल क्लोज। उसको हम रिमोटली, उसकी नहीं, जो टीएनसी से नहीं करना है मुझे, इन स्विचेज से करना है, दूसरी जगह से ऑपरेट, ऑन स्विच और ऑफ स्विच से। इससे भी कर सकते हैं सर। एक मोटर को उल्टा और सीधा चलाने के लिए क्या करते हैं? सर उसमें जो है, किसी भी मोटर को अगर हम सीधा और उल्टा चलाने के लिए उसमें रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का यूज करते हैं हम। उसमें रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर से अगर कनेक्ट कर देंगे हमारी मोटर, तो वो एक बार सीधा कैसे घूमेगी। घुमाएगा, कैसे घुमाएगा, उसको क्या पता कि क्या सीधा है क्या उल्टा है, मतलब किस? उसमें क्या करते हैं सर, जो हमारे R/B फेज होते हैं, उसमें जो जो जैसे हम मान लेते हैं आर फेज जो है सेम रहेगा, और जो बाई और बी फेज है उसको हम पलट देते हैं। यानी कि बाई जो है बी के साथ हो जाएगा और बी जो है वाई के साथ हो जाएगा। तो उसमें जो है ये रिवर्स फॉरवर्ड में हम चला सकते हैं मोटर को, यानी कि 2 फेज सीक्वेंस को, फेज सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। एक स्टार्टर के अंदर क्या क्या प्रोटेक्शन लगाए जाते हैं? सर जो हमारे स्टार्टर होते हैं उसमें प्रोटेक्शन के लिए हमारा एक तो क्या बोलते हैं उसे, OLR है। हाँ OLR, ओवरलोड रिले लगी होती है हमारी ये। और उसके अलावा और क्या क्या प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं? आपने सिर्फ OLR ही यूज किया है। इसके अलावा हम सिंगल फेस प्रिवेंटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारी रिले होती है MPR-D2 रिले होती है, वो मल्टीपल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो चिलर वगैरह की हमारी बड़ी मोटर्स होती हैं उनके अंदर हम यूज करते हैं। तो इस तरह करके हम यूज कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा मूव करते हैं अपने डीजल जनरेटर की तरफ। जी। तो डीजल जनरेटर के बारे में आपने कितना kVA का ऑपरेट किया है? सर मेरे यहाँ पे जो मैं जहाँ पे भी वर्किंग हूँ, तो वहाँ पर 250 kVA का है। एक है 250 kVA का, एक है 200 kVA का। 2 DG हैं वहाँ पर। ठीक है जी। तो 250 kVA पे मैं मैक्सिमम कितना लोड डाल सकता हूँ? सर उस पर डिपेंड करता है कि 80% तक हम लोड डाल सकते हैं। मुझे तो पता ही नहीं कितना होता है 80%, कैसे कैलकुलेट करूँ? मुझे यूं पता लगेगा कितना है क्या है, तो कैसे 1 kVA कितना एम्पियर, 1 kVA में कितना एम्पियर डाल सकते हैं? सर उसके लिए सर एम्पियर निकालेंगे हम। जैसे कि 250 kVA का है, मान लेते हैं 200 kVA का है, तो उसमें फार्मूला होता है KVA = √3 B × cos I, B × I,
ये इस फार्मूले से हम आई निकाल सकते हैं अपना। नहीं देखो, ये तो बहुत अच्छी बात है आपको फॉर्मूला बताया, बट एक थंब रूल भी हमें पता होना चाहिए। जैसे 1 kVA 1.39 एम्पियर के बराबर होता है। तो एक वैसे बैठे बैठे एक रफ कैलकुलेशन हम उसे कर सकते हैं। जैसे आपसे हमें ये पता होना चाहिए 1 HP की मोटर कितना एम्पियर लेती है, सिंगल फेज कितना लेती है, 3 फेज कितना लेती है। तो इसको बोलते हैं थंब रूल। तो आपको ये याद होने चाहिए, याद करने बहुत जरूरी है कि क्विक कैलकुलेशन के लिए किसी को भी है, उससे हमारी वैल्यू भी बढ़ती है, भी ऐसे है वैसे है। हमें फुल फार्मूला भी पता होना चाहिए। डीजल जनरेटर है भाई, जो उसमें क्या क्या प्रोटेक्शन होते हैं हमारे? सर जो डीजल जनरेटर होता है उसमें प्रोटेक्शन के लिए हमारे सेंसर्स लगे होते हैं। एक तो हमारा जैसे कि कूलिंग के आधार पर अगर हम बात करें तो हमारा HWT होता है, हाई वाटर टेम्परेचर सेंसर होता है। उसके बाद कूलेंट लो लूब ऑयल कूलेंट के लिए सेंसर लगा होता है। उसके बाद हमारा लो लूब ऑयल के लिए होता है, कूलेंट के लिए सेंसर होता है। और हमारा OS यानी कि ओवर स्पीड के लिए रहता है सर। तो ल्यूब ऑयल के लिए क्या रहता है, कौन सा रहता है ल्यूब ऑयल के लिए? आ, सर ये लो लूब ऑयल प्रेशर। प्रेशर सेंसर रहता है सर। ठीक है। अगर किसी वजह से लो ल्यूब ऑयल हो गया है तो क्या कारण हो सकता है उसका? सर उसका कारण ये हो सकता है कि हमारा जो लूब ऑयल है वो हमारा जो संप है, संप में लूब ऑयल कम हो सकता है। एक कारण तो ये हो सकता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो लूब ऑयल फिल्टर होता है वो जाम हो गया हो, उससे भी फिल्ट्रेशन नहीं होगा, आगे लूब ऑयल नहीं पहुंचेगा। तो उससे भी ये भी हो सकता है कि इसका कारण ये भी हो सकता है कि कम हो सकता है लूब ऑयल। जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर बकोच रिले क्यों लगाते हैं? सर बकोल रिले जो है हमारी प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि ये बकोल रिले जो है हमारी ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में लगती है। ये एक गैसीय ऑपरेटेड रिले होती है। इसमें 2 मरकरी स्विच रहते हैं। जब हमारे ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्टी कंडीशन आती है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसमें क्या होता है, जो ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर है उसमें ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है बाइंडिंग्स को ठंडा करने के लिए। तो जब हीट होगा तो उसमें गैसेस उत्पन्न हो जाती हैं। तो उससे क्या है, गैस ऊपर की तरफ आती है। बकोल रिले है मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगी रहती है, जो मेन टैंक से जुड़ा रहता है बकोल रिले। तो उससे गैस जो है ऊपर की तरफ जाएगी। तो उसमें जो ऊपर वाली जो एक ऊपर मरकरी स्विच होती है बकोल रिले में, एक नीचे रहती है। जो ऊपर वाली है वो हमारी अलार्म के लिए रहती है, यानी कि कोई भी फॉल्टी कंडीशन आई तो गैस ऊपर की तरफ जाएगी। तो जो स्विच है वो हमारा पहले एनो में रहता है। जब वो गैसेस से दबाव पड़ेगा उस स्विच पे तो वो NC हो जाएगा, तो जिससे कि अलार्म का कमांड हमारा BCB पैनल पर चला जाता है कि कोई फॉल्टी कंडीशन है। अगर उस अलार्म को हम नहीं ध्यान दिए, किसी ने नहीं ध्यान दिया, तो फिर हमारी गैसेस जो है ज़्यादा बनने लगती हैं। तो उससे क्या होता है, जो दूसरी स्विच होती है वो भी हमारी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाता है। ट्रिपिंग कमांड हमारी BCB पैनल पे पहुंच जाती है। मैं अगर ACB मेरा ऑन नहीं हो रहा है, क्या करोगे? सर ACB अगर ऑन नहीं हो रहा है तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से जो ACB की जो कंट्रोलिंग है, यानी उसमें जो कंट्रोलिंग रिले वगैरह लगी हुई हैं LT पैनल में, तो उसमें हो सकता है कि रिलेज अच्छे से वर्क ना कर रही हो, या जो ACB की कंट्रोलिंग यानी कॉन्टेक्टर जो लगे हुए हैं कंट्रोलिंग के लिए, उसमें क्या होता है जैसे कि कहीं कहीं ऐसा भी है कि जो डस्ट पार्टिकल हो जाते हैं, काफ़ी दिनों से ब्लोअर नहीं लगाया गया उस पैनलों पे, तो डस्ट जम जाती है कॉन्टेक्ट्स के बीच में। तो उससे भी क्या होता है कि ACB हमारी ऑन नहीं होती है। जैसे कि अभी मैं जहाँ वर्क कर रहा था वहाँ पे यही प्रॉब्लम आई थी कि हमारी ACB ऑन ही नहीं हो रही थी, यानी कि होल्डिंग कंडीशन में हो गई थी वो। तो उसमें क्या था, यही था कि सर उसमें डस्ट जम गई थी कॉन्टेक्ट्स के बीच में, जो कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट्स होते हैं उसके बीच में डस्ट जमी हुई थी, तो वो होल्डिंग पे आ गई थी, इसलिए वो ऑन ही नहीं हो रही थी। ओके जी।
ये भी एक रीजन हो सकता है सर इसका। किसी पैनल का मेंटेनेंस करना है, एक एलटी पैनल का, मेन एलटी पैनल का मेंटेनेंस करना है, कितने दिन में होना चाहिए? सर मेंटेनेंस जो है हमारा विद इन 3 to 6 मंथ के बीच में होता है सर, अप्रोक्सीमेट। तो क्या कुछ चीज़ें की जाती मेंटेनेंस में और क्यों किया जाता है? सर मेंटेनेंस इसलिए करते हैं कि जितने सारे हमारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं एलटी पैनल में, यानी कि जो हमारे बस बार्स हैं, एसीबी है, रिलेज वगैरह लगी हुई हैं कंट्रोलिंग के लिए, इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, एनओएनसी पुश बटन लगे हुए हैं, व हमारे एमसीसी भी लगी हुई हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह कहीं से लूज हैं, कोई नट, यानी कि कोई नट अगर लूज होगा तो उसमें शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, यानी कि सारी चीज़ें। उसके बाद एलटी पैनल की जो ग्राउंडिंग करते हैं उसको भी देखते हैं हम उसमें चेकलिस्ट में। जी सर, ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि हमारा ओवरऑल एलटी पैनल का हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उससे कोई भी हमारी फॉल्टी कंडीशन नहीं आएगी, इसलिए उसको हम मेंटेनेंस करते हैं उसका, एलटी पैनल का। ठीक है। तो डियर, मेरे हिसाब से जो है आपने मोस्टली आंसर सही दिए हैं, और जो लोग देख रहे हैं मैं पहले उनसे बोलूँगा, भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको भाई लाइक तो करना बनता ही है, और अभी आप लोगों को बताना भी है कि कितना 10 में से कितना नंबर देना है, वो भी कमेंट करके ही बताना है। तीसरी चीज़, जो लोगों के पास अच्छी नॉलेज है, जॉब नहीं मिल रही है, अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, स्किल्ड हिंदुस्तान जॉब ऐप है, उसको डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आपको। Sorry, I couldn't find anything called Knowledge Skill Hindustan in the App Store. ओके, तो ये भैया, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें वहाँ से देख सकते हैं, और इनको मैं कितना नंबर दूंगा, मैं आपको 10 में से 9 से 9.5 नंबर के करीब मैं मार्क करूंगा। बट जो इंजीनियर के लिए अभी कहानी बाकी है, HVAC आपको अच्छी तरह से ऐड करना है, ठीक है। WTP है, STP है, फायर फाइटिंग सिस्टम है, उसको भी एक अच्छी तरह से ऐड करना है। जब ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन है जिसको आपको ऐड करना है, तो टाइम कम है, चीज़ें ज़्यादा करनी है, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। तो रेडी हैं उसके लिए? तो जिस दिन आपका एक इंजीनियर में सिलेक्शन होगा, उस दिन फिर हम एक दोबारा से एक वीडियो शूट करेंगे, और स्किल्ड हिंदुस्तान अपना 100% एफर्ट लगाएगा कि जो आपने टारगेट लिया है उसको अचीव करने में। सबसे पहले बधाई आपको एक अच्छी जॉब के लिए और एक बेहतर फ्यूचर के लिए। थैंक यू सर। और जो लोग देख रहे हैं भाई, उनको भी मैं यही बोलूँगा कि अपनी लाइफ में कुछ लर्न करो, तभी आगे बढ़ोगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं वो हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही एक अगली वीडियो में एक ज़बरदस्त इंटरव्यू के साथ में। HVAC का आप लोगों ने डिमांड किया हुआ है, जल्दी से HVAC का इंटरव्यू आने वाला है, और आपका जो डिमांड आएगा वो भी लेके आएंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।